ऑलराइट वेल, कि आपको यहाँ पे स्लाइड्स दिख रही हैं सारी की सारी। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, यू हैव अ ओपनिंग स्लाइड। सो लेट्स राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर जो आपका रहेगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ जी, गुड इवनिंग रश्मि। ऑलराइट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे चालू करते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे चालू करते हैं एंड लेट्स स्लाइटली ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, हमारे पास ये लेफ्ट साइड में हमारे पास एक फिश है। फिश के पास ब्रीदिंग करने के लिए क्या होगा? गिल्स। ठीक है, सो श्योरली इसके पास मुझे लंग्स तो नहीं मिलेंगे, एज यू नो इसके पास मेरे गिल्स होंगे एंड गिल्स के थ्रू ही अपना ब्रीथ कर पाएगा। ठीक है, दैट्स ट्रू। आप बताइए नीचे जो एनिमल है ये कौन सा एनिमल है, पहले ये बताइए है क्या? अर्थ फॉर्म। जी, अर्थ फॉर्म है ये। इसने कैसे ब्रीथ करना है? स्किन। स्किन स्किन। स्किन 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 स्किन। और जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ बॉडी वॉल। सो इसका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा इधर स्किन से हो रहा है, या फिर आप इवन यूज करते हैं एज अ बॉडी वॉल। तो इसके पास गिल्स नहीं होते, ये अपने स्किन के थ्रू या बॉडी वॉल के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करता है। राइट, सो याद रखते हैं इसके पास गिल्स नहीं होंगे, ये अपना स्किन या बॉडी वॉल यूज करेगा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपका गिल्स, नीचे जो आपका है अर्थवर्म उसके पास गिल्स नहीं होते, इट विल हैव अ स्किन। राइट, देन यहाँ पे आपका कॉकरोच, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? क्या होगा? गिल्स होगा, बॉडी होगा, क्या होगा? ट्रैकिया। हाँ जी, बिल्कुल से, बिल्कुल से। इट विल हैव द ट्राइकियल सिस्टम, इट विल हैव द ट्राइकियल सिस्टम। यस, ट्राइकियल सिस्टम में आपको कुछ ट्यूब्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप कर सकते हो। ट्राइकियल सिस्टम याद रखना, ये सिर्फ आपको कॉकरोच में नहीं, आपको सारे के सारे इंसेक्ट में देखने के लिए मिल जाता है। जो कोई भी अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहा है मैं उनको बताना चाहूंगा, हम यहाँ पे एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला। और इसके अंदर अभी हम लोग पहली स्लाइड के ऊपर ही है। सो ट्राइकल सिस्टम आपको हर एक इंसेक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट आई वुड से इनके पास होता है आपका ट्राइकल सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना ट्राइकल सिस्टम इन द इंसेक्ट। एंड देन आपके पास है यहाँ पे फ्रॉग। फ्रॉग के पास क्या होगा? स्किन। वापस बोलिएगा। स्किन। ठीक है, स्किन आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग लंग्स भी कह रहे हैं यहाँ पे। तो याद रखिएगा बिल्कुल कि आपका दोनों ही चीजें आपको फ्रॉग में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके पास लंग्स भी होंगे, इसका स्किन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। सो स्किन के थ्रू भी अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कर पाएगा, ऑक्सीजन एंड CO2 को यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएगा। उसके साथ इट विल आल्सो हैव द लंग्स, इसके पास आपको लंग्स मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि एम्फीबियंस आपका पहला ग्रुप होता है जहां पे आपको लंग्स देखने के लिए आपको मिल जाता है। ये आपका पहला ग्रुप आपको मिलेगा जहां से आपको लंग्स देखने के लिए आपको मिलने लगेंगे। उसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, लाइक आपका रेप्टाइल्स ले लो या कोई भी दूसरा ग्रुप आप ले लो, उसमें तो आपको लंग्स दिखेंगे। सो ये मेरा पहला ग्रुप है जहां पे मुझे लंग्स दिख रहा है। राइट, बट लंग्स के साथ इट विल आल्सो हैव द स्किन थ्रू विच इट विल डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, कि अगर आप देखोगे तो इवोल्यूशन के दौरान होता क्या है, आपके पास एक ज्यादा से ज्यादा बेटर या एडवांस तरीका आपको मिल जाए आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सो लंग्स, मैं कह सकता हूँ लंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वे और एडवांस वेज थ्रू विच यू कैन डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट, और ये आपको मिलता है लाइक जैसे जैसे आप देखोगे कि आपको एडवांस एनिमल्स मिलेंगे उसके अंदर आपको लंग्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यू गेट टू सी कि यहाँ पे आपको एडवांसमेंट आपको मिल जाए इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें ये बॉडी वॉल से करना, गिल से करना, ये तो बहुत लाइक प्रिमिटिव है। राइट, लंग्स आर द एडवांस ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि एनिमल है कौन सा? ये जो ऊपर वाला एनिमल ये है क्या? टर्टल। टर्टल है ये। टर्टल टॉर्टोइस में फर्क क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? नहीं बताना चाहेगा? देखो, जब भी तुम्हें टॉर्टोइस की बात है ना तो याद रखना टॉर्टोइस में होता क्या है। टॉर्टोइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंड पे आपको मिलेगा, टॉर्टोइस आपको मिलेगा हमेशा लैंड के ऊपर। राइट, सो इट इज अ लैंड ड्वेलर। आपको फॉरेस्ट में या कहीं और एरिया में के अंदर आपको लैंड पे आपको घूमते हुए मिल सकता है। टर्टल पानी में स्विम नहीं कर सकता, सॉरी, टॉर्टोइस कैन नॉट स्विम इन द वाटर, कैन नॉट
स्विम इन वाटर, कैन नॉट स्विम इन वाटर। अगर आपने इसको उठा के पानी में डाल दिया, गहरे पानी में, तो डूब जाएगा, राइट। दे कैन नॉट स्विम इन वाटर। और अगर इनका शेल देखोगे ना आप, अगर आप इनका शेल देखते हो तो कुछ ऐसा होता है इनका शेल, डोम शेप्ड होता है, राइट। सो दे विल हैव अ लाइक काफी उनका जैसे बड़ा सा ऐसे पूरा बल्जिंग शेल जैसा उनका आपको मिलेगा देखने के लिए टॉर्टोइस के अंदर। तो टॉर्टोइस याद रखना लैंड पे आपको मिल जाएंगे। पानी ये पीते हैं लेकिन पानी में तैर नहीं सकते, और ये गहरे पानी में अगर आप इन्हें डालोगे तो इनके डूब जाएंगे। या दे कैन नॉट स्विम, उनके पास वैसे पैर होते ही नहीं है, ओके। एंड दे विल हैव अ वेरी डोम शेप्ड शेल, उनका शेल भी काफी बड़ा सा डोम शेप्ड होगा। टर्टल अगर आप कभी देखते हो ना, तो टर्टल का शेल काफी स्ट्रीमलाइन होता है। तो देखना टर्टल का शेल जो होगा वो हमेशा काफी स्ट्रीमलाइन रहेगा, दैट्स वन थिंग। इसका शेल आपका रहेगा स्ट्रीमलाइन। और ये लाइक इसकी बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, बट जनरली जो टर्टल्स आपको मिलते हैं वो आपके क्या होते हैं, दे कैन मूव इन लाइक वाटर। सो वाटर में वो आराम से स्विम कर सकते हैं, दे कैन इजिली स्विम इन वाटर। और लैंड भी वो आपको चलते हुए आपको दिख जाएंगे, मतलब दे हैव द अपेंडेजेस टू स्विम इन वाटर बेसिकली, ओके। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बेसिकली आपका सी टर्टल है। ये आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी अ सी टर्टल। याद रखिएगा सी टर्टल बड़ी ही एंडेंजर्ड पॉपुलेशन है, स्पीशीज है, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकी नंबर कमी है, इनका नंबर यहाँ पे कमी है, एंड दैट डिक्लाइनिंग एक्चुअली। तो इनको बचाना बड़ा जरूरी है। एक रीजन इसका ये भी है इनके डिक्लाइन होने का कि ये लोग जब एग ले करते हैं तो ये कोस्टल एरिया पे आके एग ले करते हैं, मतलब बीच पे आते हैं और एग ले करते हैं। लेकिन अब दिक्कत इतनी होगी, प्रॉब्लम ऐसी है कि जितना भी बीच वाला एरिया था लाइक काफी कंट्रीज के अंदर, वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया, वहां पे सारे ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी हो रही है, तो उसकी वजह से सी टर्टल्स ने वहां पे आना बंद कर दिया। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। बट यार रखना दिस इज योर सी टर्टल, ओके। एंड सी टर्टल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब इनका पॉपुलेशन आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको कम ही मिलेगा, राइट। अब ये बताओ कि सी टर्टल है मेरे पास, इसके पास क्या होगा, लंग्स होगा, गिल्स होगा, क्या होगा? लंग्स। lungs, याद रखिएगा सी टर्टल के पास मेरे यहाँ पे होगा लंग्स, क्योंकि ये है मेरा एक रेप्टाइल, ये मेरा एक रेप्टाइल है, तो इसके पास मुझे लंग्स ही मिलेगा, बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट मुझे इसके अंदर लंग्स ही मिलेगा। कोई भी आप रेप्टाइल उठा लो, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके अंदर आपको लंग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। तो इसको पानी के सरफेस पे आना पड़ेगा एयर लेने के लिए, याद रखना दिस विल कम ऑन टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक द एयर, एंड देन इट विल टेक अ डाइव इन, राइट। अच्छा ये वाला बर्ड बता सकते हो, बर्ड कौन सा है, एनीवन? ostrich, ऑस्ट्रिच तो नहीं है ये, और कोई और कुछ बोल सकते हो? emu, अरे बहुत बढ़िया, राइट, वेरी गुड। ईमू, दो बैचों में पहला बच्चा जिसने इसे सही से आइडेंटिफाई किया, राइट, इट्स गोइंग टू बी ईमू, ट्रू, राइट। सो ये है आपका ईमू। ईमू इट्स अ बर्ड एंड इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड, जस्ट लाइक अ ऑस्ट्रिच, ये भी आपके यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड आपके यहाँ पे होगा, ठीक है। हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो आपका होता है वो बेसिकली आपको ऑस्ट्रिच होता है, वो आपको अफ्रीका में मिलेगा, वो लाइक द लार्जेस्ट बर्ड है आपका बर्ड्स सर फैमिली। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं हिंदी में तो बेटा मुझे भी मालूम है इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, नो। बट ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाता है, इट इज अ ईमू बर्ड, एंड आपको शायद मालूम ना हो लेकिन इसकी फार्मिंग भी की जाती है इंडिया के अंदर काफी जगहों पे, शायद हिमाचल में नहीं होती होगी, बट इसको जैसे नहीं पोल्ट्री फार्मिंग आपकी होती है, वैसे ईमू की भी फार्मिंग होती है उसके एग्स के लिए, उसके मीट के लिए, बट इतना उसका मतलब इसका इतना डिमांड नहीं है, बट करते हैं लोग, काफी लोग इसको लाइक ग्रो भी करते हैं। सो दैट इज अ बर्ड। ऑस्ट्रिच इतना बड़ा नहीं होता लेकिन काफी बड़ा होता है, मतलब आपके हाइट का ये होगा, मेरे हाइट का ये हो जाएगा, 5 फीट तक का ये आराम से आपको मिल जाता है। नाउ दिस इज अ बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड आपका ये, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, लंग्स मिलेगा या कुछ और मिलेगा? lungs, इसमें आपको लंग्स ही मिलेंगे। अच्छा याद रखना हमेशा बर्ड्स की जब आप बात करते हो ना, बर्ड्स के अंदर लंग्स के साथ साथ एयर सैक्स भी होते हैं, याद रखना बर्ड्स के अंदर लंग्स के साथ साथ एयर सैक्स भी होते हैं। अगर कभी आप वो चैप्टर 4 जो आपका है ना एनिमल किंगडम, उसमें अगर आप बर्ड्स के कैरेक्टर अगर आप देखोगे देन यू विल गेट टू सी कि लंग्स के साथ वहां पे एयर सैक्स भी लगे हुए होते हैं, जिसमें आप एक्स्ट्रा एयर स्टोर करके आप रख सकते हो, और उस एक्स्ट्रा एयर को यूज करके दे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके अंदर लंग्स, और इसके अंदर आपको मिलते हैं इवन बर्ड्स के अंदर आपको मिलते देखने के लिए एयर सैक्स, तो लंग्स तो है ही। फिर उसके बाद ये फिश कौन सी है?
हाँ जी, ये फिश कौन सी है? फिश कौन सी है? हाय हाय, क्या हो गया एकदम से तुम्हें? कुछ याद नहीं आ रहा? पहली चीज बता, फिश फिश है भी या नहीं, या कुछ और है? शार्क, ठीक है, वेल, एनीथिंग एल्स? ब्लू हाँ व्हेल, जी, वेल, राइट, ये है आपकी ब्लू व्हेल। बिल्कुल, ये आपकी ब्लू व्हेल है, जो आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। राइट, कभी भी आपको ब्लू व्हेल, तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ब्लू व्हेल तो आपको दिखेगी नहीं यहाँ पे, बट स्टिल आपको ये जहां पे भी आपको दिखते हैं इन द लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ब्लू व्हेल है ये आपकी, और ये आपका एक हैगा मैमल। सो दिस गोइंग टू बी मैमल। तो अगर मेरी ब्लू व्हेल मैमल है, तो क्या इसका लंग्स होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। याद रहेगा, Yes, sir. इसके पास भी लंग्स होना है। इसने भी बाहर आके एयर पे आके ब्रीद इन करना है, एंड देन इट विल डाइव बैक इनटू द ओशन। तो ये देखिए, इनके पास एडवांटेज क्या है कि काफी ज्यादा टाइम ओशन के अंदर नीचे स्पेंड कर सकते हैं अपनी सांस लेके, बट दे हैव टू कम ऑन टू द सर्फेस, वो तो उन्हें करना पड़ेगा ही। और क्योंकि मेरी ब्लू व्हेल एक मैमल है, तो याद रखना इसके अंदर भी आपको मेमोरी ग्लैंड्स मिलेंगे, क्योंकि ये मैमल है, सो इसके अंदर भी आपको मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, एंड यू विल फाइंड द मिल्क कमिंग आउट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द your parturition period, या after the birth of the baby, that is something you will find happening over there. So याद रखिएगा, ये है मेरी ब्लू व्हेल, लंग्स इसके पास है। तो यहाँ पे ये पिक्चर दिखाने का रीजन ये है, जस्ट टू टेल यू कि आप रेप्टाइल्स ले लो, बर्ड्स ले लो, आप मैमल्स ले लो, इन सब के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे लंग्स। चाहे वो कोई भी रेप्टाइल हो, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, चाहे वो कोई भी मैमल हो, इन सब के अंदर आपको लंग्स मिल जाए। यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्शंस देखने के लिए नहीं मिल जाए, राइट? सो दे आर गोइंग टू हैव द लंग्स। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट, अब मैमल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, और बीइंग मैमल्स मतलब हम लोग हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लंग्स क्या करते हैं, एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लिए क्या करता है, राइट? सो जब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, हमारे पास है लंग्स, एंड लेट्स सी व्हाट इट डज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स कंटिन्यूअली यूज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो पहले लिखा हुआ है सेल्स कंटिन्यूअली यूज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखो बेटा, होता क्या है ना, कि आपके सेल के अंदर हमेशा ऑक्सीजन कंज्यूम करा जाएगा, हमेशा आपका सेल ऑक्सीजन कंज्यूम करता ही रहता है, और वो क्यों करता है? टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन आपके वो हो सकते हैं जो आपको देते हैं अल्टीमेटली आपका एटीपी। आप तो जानते हो, आपके क्रेब्स साइकिल हो गया, ईटीसी हो गया, वो सारा आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो करने के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब करा इसलिए जाता है ताकि आप एटीपी बना सको, या आप कोई रिएक्शन रन कर रहे हो, वो भी आपके लिए, उसके लिए भी आपको O2 चाहिए होता है। तो ये आपका सेल जो है वो हमेशा O2 कंज्यूम करता रहेगा। अगर ये आपका O2 हमेशा कंज्यूम कर रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स वन थिंग, कि आपको O2 की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, राइट? उसके साथ साथ आप एक और चीज यहाँ पे समझिए, कि आपका सेल जब कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है, जब आपका सेल कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है, तो याद रखना यहाँ पे कुछ वेस्ट भी बनता रहेगा, एंड दैट पर्टिकुलर वेस्ट इज नथिंग बट माय CO2, जो यहाँ से आपको हमेशा बनता हुआ आपको दिख जाएगा। सो अगर आपका एक सेल है जो काफी एक्टिव है, जो अपने अंदर कई सारे रिएक्शंस कर रहा है, कई सारे पाथवेज रन कर रहा है, तो वहां पे O2 तो कंज्यूम होगा ही, बट उसके साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड CO2 विल गेट रिलीज्ड ऑल द टाइम। ये CO2 आपका हमेशा सेल के अंदर बनता रहेगा, राइट? अब ये जो CO2 है, इसको ज्यादा टाइम के लिए बॉडी में रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है मतलब ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो इसलिए आपको इसे बॉडी के बाहर फेंकना है, और उसी उसी चीज को करने के लिए हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना, हमारा यूज किया जाता है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए। और याद रखना दोनों चीजें का क्या इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी में, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। O2 इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग कंज्यूम्ड, और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट आपका बनता है, जिसको आप बॉडी में रख नहीं सकते। यू हैव टू लेट दैट कंटेंट, लेट दैट CO2 रिलीज, जो आप अभी कर रहे हो नाउ। So metabolic reaction that releases the energy from the nutrients molecule and produces the ATP. At the same time, these reaction releases carbon dioxide. Same time पे आपके यही reaction आपका carbon dioxide यहाँ पे आपका release करेंगे, ठीक है? Because of excessive amount of CO2, because of excessive amount of CO2 produces acidity, right? That can be toxic to the cells. ज्यादा CO2 अगर इकट्ठा हो गया ना अंदर के अंदर, देन इट कैन हैव अ इम्पैक्ट। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में एसिडिटी आपकी बनना वहां पे चालू हो जाएगी, ओके? और एक्सेसिव CO2 हैज टू बी, इसको हमेशा बाहर निकलना जरूरी है, ये लिखा हुआ है, एक्सेस CO2
मस्ट बी एलिमिनेटेड क्विकली एंड एफिशिएंटली, फटाफट और एफिशिएंटली इसको निकालना जरूरी है। अब देखिए ये चैप्टर है ना, इसमें ना कई सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, और ऐसे एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगे कई सारी चीजें समझने के लिए। तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे 2-3 एक्टिविटी आप ऐसी बताइए जिसके अंदर आपकी बॉडी ज्यादा O2 कंज्यूम करेगी। आप ऐसे कौन से एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर आपका ज्यादा O2 आपका कंज्यूम होगा और बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा? ऐसा क्या हो सकता है, कब हो सकता है ऐसा? एक्सरसाइज। ठीक है सर मेडिटेशन। सर रनिंग। हाँ जी, एक हो गया हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, राइट, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। रनिंग। हाँ जी, रनिंग एक हो जाएगा आपका, ठीक है, दैट्स वन। फिर एक हो गया सेकंड रनिंग, और कुछ? अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसमें आपको सांस बंद करनी पड़ती है? कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको सांस बंद करनी पड़ती है? जब हम डूब रहे होते हैं। स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग, स्विमिंग, हाँ राइट। डूब रहे होते बेटा तब तो बंद हो ही जाती है, बंद करनी नहीं पड़ती, राइट। स्विमिंग, ट्रू। तो स्विमिंग के अंदर आपको लाइक यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ, और जब आप ब्रेथ अपनी बंद करते हो ना स्विमिंग करने के दौरान, तो आपका CO2 का लेवल काफी बढ़ता है उतने टाइम के अंदर। तो आपकी बॉडी कभी आप नोटिस करना, कभी आप सांस रोक के पानी में जंप करना, देयर इज समथिंग यू डोंट हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, बट जस्ट इमेजिन समवन डूइंग दैट, ही लाइक सांस बंद के अगर वो पानी में डाइव करता है और जब वो बाहर आता है, राइट, वो 1 मिनट बाद जब वो बाहर आता है पानी के बाहर है, तो वो इट इज ब्रीदिंग हैवीली, वो अपना बहुत हैवीली ब्रीथ कर रहा होता है, और वो इसलिए कर रहा होता है बिकॉज CO2 का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया होता है, और वो CO2 ब्रेन को जाके बोलेगा दैट यू हैव टू इनिशिएट द ब्रीदिंग, आपको फटाफट ब्रीदिंग इनिशिएट करनी है फोर्सफुली ज्यादा, ताकि आप ऑक्सीजन को अंदर ला सको। क्या रखना, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपका हो गया, फिर एक और चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग। शायद कभी आपने टीवी पे देखा होगा कि लोग कई बार लाइक एक ब्रेथ लेते हैं और फिर पानी में डुबकी लगाते हैं, अंदर जाते हैं, काफी लोग को देखते हैं, एंड देन दे कम ऑन द सरफेस, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वापस वो अंदर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डीप सी डाइविंग। तो आप लाइक ब्रेथ को होल्ड करके आप पानी में जाते हो एंड यू वॉच ऑल द एनिमल्स ओवर देयर एंड देन यू कम आउट। तो वो भी अगर आप कर रहे हो तो आपका CO2 लेवल आपका बढ़ रहा होता है, आप मसल्स यूज कर रहे हो तो आपका O2 आपका कंज्यूम हो रहा है, सो ऑल दोस थिंग्स हैपन, राइट। तो ये आपने जो भी एग्जांपल मुझे दिया, एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, डीप सी डाइविंग आर अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे आपका काफी अच्छे से आपका O2 कंज्यूम होगा और आपका CO2 आपका काफी ज्यादा यहाँ पे बिल्डअप होता रहेगा, राइट। तो ज्यादा एग्जांपल्स जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे एग्जांपल को बहुत हेल्प करेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, राइट। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दिस हम बात करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल you have your respiratory system, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी एयर को अंदर लेने के लिए और आपके CO2 को बाहर रिलीज करने के लिए। सो ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए और CO2 को बाहर रिलीज करने के लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। बट ये अकेला काम नहीं करता, इसको किसी और सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है, और वो सिस्टम आपके यहाँ पे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। आप एक बात सोचिए कि आपने एक बार O2 को अंदर ले लिया, आपने O2 को लंग्स में ले लिया, अब लंग्स से O2 को आपके टिश्यू तक कौन लेके जाएगा? ब्लड। ब्लड, राइट। आपके लंग्स से आपके टिश्यूज तक आपका जो O2 जाएगा वो आपका ब्लड ही लेके जाएगा, और टिश्यू से जो CO2 होगा वो जो लंग्स के तरफ लाना होगा वो भी आपका ब्लड ही लेके आएगा। तो याद रखना ये दोनों चीजें कोऑर्डिनेशन में काम करती है, दिस बोथ द थिंग्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, right, they work in coordination, और उसके वजह से, right, उसके वजह से you'll be finding कि like your body is able to do its work, right, इनके वजह से आपकी बॉडी अपनी ऐसी तरीके से काम कर रही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे लंग्स तक की बात करेंगे, लंग्स तो वहां पे है, आपका आ ही रहा है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका वहां पे आ रहा है, बट उसके साथ साथ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके यहाँ पे मदद कर रहा है, ताकि आप अपना ऑक्सीजन का एक्सचेंज आप कर सको सही तरीके से। नाउ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या क्या करता है, क्वेश्चन ये कि उसके काम क्या क्या होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक तो उसका फंक्शन है आपके यहाँ पे गैस एक्सचेंज, राइट। जब मैं कह रहा हूँ इट इज अ फंक्शन ऑफ गैस एक्सचेंज अगर यहाँ पे हो रहा है, सो दैट मींस व्हाट, वही सेम चीज है,
O2 आप ले रहे हो अंदर और CO2 को आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो। O2 को आप ले रहे हो यहाँ पे और आप CO2 को यहाँ पे आप रिलीज कर रहे हो। तो ये आपका किया जाता है ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गैस एक्सचेंज। सो दैट्स वन थिंग, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। हाँ, अब ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो समझ आएगा, एक और इसका काम होता है पीएच को रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे कि आपका ब्लड का पीएच जो रहता है ना, रफली रहता है अराउंड 7.4 जितना रहता है वो, और आपको ये मेंटेन रखना है। याद रखिएगा, आपका जो ब्लड का पीएच है रफली रहेगा 7.4 और आपको इसे मेंटेन रखना है। आप इसे बिगाड़ नहीं सकते, आप इसको ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर कर नहीं सकते। तो वो मेंटेन करने के लिए भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा वो आपको विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। बट याद रखना, ये जो पीएच मेंटेन किया जाता है ये करने के लिए भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी बड़ी यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो एक ये हो गया रोल। देन थर्ड रोल यहाँ पे आपका होगा, इट विल हेल्प इन द जनरेटिंग द सेंस ऑफ स्मेल। बिल्कुल, आपकी नोज आपको हेल्प करने वाली है स्मेल करने के लिए। आपकी नोज जो यहाँ पे है आपकी, वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टू जनरेट द स्मेल। है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट वन ऑफ द फंक्शन ओवर इज गोइंग टू बी टू जनरेट द सेंस ऑफ स्मेल। सो याद रखिएगा, इट विल हैव अ रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, आप जो स्मेल कर पा रहे हो बेसिकली आपके नोज से कर पा रहे हो, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल है नोज का। देन फोर्थ पॉइंट, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। तो फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। देखिए, जब आप एयर को अंदर ले रहे होते हो ना, जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, तो वो टाइम पे आपकी नोज, आपका नेजल पैसेज काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है। या मैं कह सकता हूं इन शॉर्ट कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ध्यान रखेगा कि जब आप एयर को इनहेल कर रहे हो, काफी चीजों को फिल्टर कर लिया जाएगा और सिर्फ एयर को आप लंग्स तक पहुंचा रहे होते हो। तो अगर एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल है या कोई पैथोजन है तो उसको रोक लिया जाता है। उसको रोक लिया जाता है आपके नेजल पैसेज के अंदर ही, राइट। एंड देन आपकी एयर जाती है टुवर्ड्स योर लंग्स। देखिए, आप कभी नोटिस करिएगा आपके नाक में जब आपको सर्दी होती है, तो आपके नाक में ब्लॉकेज हो जाता है। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लाइक, पूरा म्यूकस आपके नाक में आ जाएगा। तो उसका आने का एक रीजन ये भी होता है कि आपका नोज क्या कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, म्यूकस इसलिए बना रहा होता है वो, ताकि कोई भी अगर आपका पैथोजन हो या कोई डस्ट पार्टिकल हो या कोई बैक्टीरिया हो तो उसमें वो ट्रैप हो जाए, वो आपको वहां पे ट्रैप हो जाए और उसे आप लंग्स तक जाने ना दो। दैट इज समथिंग योर नेजल पैसेज और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्राइंग टू डू। तो म्यूकस होने का भी ये रीजन होता है। देखना, याद रखना कि आपके नोज में हमेशा म्यूकस रहेगा ही, बट अगर आपको सर्दी होती है तो टाइम पे थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। और ये म्यूकस रखने का रीजन ही ये कि आप ट्रैप कर सको डस्ट पार्टिकल्स को या कोई फॉरेन पैथोजन को। सो याद रखना ये चीज। सो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इज आल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय माय रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। एंड देन पांचवी चीज आपकी यहाँ पे होती है हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आपकी जो आवाज निकलती है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकलती है। आई डोंट नो, यू माइट बी नोइंग दिस, अगर आपके स्कूल में कोई म्यूजिक किसी ने ऑप्ट किया है एज अ सब्जेक्ट, अगर आपके यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस अगर आपके यहाँ पे होती है, तो जो आपको सिखा रहे होते हैं ना, वो आपको ब्रीथ करने में बड़ा लाइक आपको एक सिखाया जाता है आपको। दे टीच यू हाउ टू ब्रीथ इन राइट वे, ताकि Yes, sir. सही तरीके से आप साउंड निकाल सको। आई थिंक सम ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस। तो दे एक्चुअली टीच यू, इसमें लाइक आपको सीखना पड़ता है, ये आपको सीधे सीखना पड़ता है और ये अफेक्ट करता है आपकी साउंड को, ये अफेक्ट करता है आपके वोकल कॉर्ड्स को, ये अफेक्ट करता है आपके सिंगिंग को, राइट। सो दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दे टीच यू इफ यू आर इनटू सिंगिंग और इफ यू आर इनटू म्यूजिक क्लासेस। सो यार, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ओवर हियर। तो ये कुछ रोल्स है आपके यहाँ पे। देखिए, हम जब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हमारे दिमाग में आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो तो रहेगा ही, वो तो हमारा पहला रोल है आपका यहाँ पे, दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट उसके साथ साथ इट हैज मल्टीपल रोल। exchange of gases के साथ साथ you will have multiple roles over here. You will have something like your regulation of blood pH, sense of smell, आप smell कर सकते हो चीजों को, filtration of air and production of sound. तो ये सारे आपके यहाँ पे रूल्स हो जाते हैं ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं आपसे एक सवाल को यहाँ पे पूछना चाहूंगा, बट सवाल पूछने के लिए लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस स्लाइड।
अच्छा, ये स्लाइड करने के पहले क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ गया है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर हियर एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए? दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ नोज, एक्सक्यूज मी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये सारी चीजें आपको मिलेगी इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंका एंड लंग्स आर द थिंग्स आई विल बी गेटिंग टू सी इन माय रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स वन थिंग। नाउ पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर एंड लोअर, राइट। तो अपर वाला पार्ट में क्या होगा वो हम देखते हैं, लोअर वाले पार्ट में क्या होगा वो हमें याद रखना है। तो अपर पार्ट में होता है आपके यहाँ पे नोज, जो सेंस करता है, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। उससे जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होंगे वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फेरिंग्स आपका कॉमन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर और आपके जीआई ट्रैक के अंदर। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका फेरिंग्स रहेगा कॉमन। ये चीज याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सो फेरिंग्स इज गोइंग टू बी कॉमन बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो फेरिंग्स के उसके अंदर टाइप्स हुआ करते थे। फेरिंग्स के 3 टाइप होते थे, किसी को याद है? ऑरोफेरिंग्स, और क्या टाइप होता था मेरा? एक तो ऑरोफेरिंग्स और Nasopharynx. बिल्कुल सही, नेजोफेरिंग्स। और कोई? Laryngopharynx. Laryngopharynx. Very good. Laryngopharynx. So yes, I have plenty of type of, plenty means 3 टाइप के मेरे फेरिंग्स को मैं 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, ऑरो, नेजो एंड laryngopharynx, राइट। अगर आपको याद हो तो जब आपका खाना पास होता था ना, तो खाना पास होता था ऑरो से और लेरिंजियो से। इसके पास से मेरा खाना पास होकर मेरा जाता था पेट के अंदर। नेजोफेरिंक्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। जब खाने की बात कर रहे थे आप लोग, जब आपका फूड पास होता था वहां से, तो इट यूज्ड टू पास थ्रू ऑरो एंड लेरिंजियोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स के कॉन्टेक्ट में वो नहीं आता था, राइट। लेकिन जब आपकी एयर पास हो रही है ना, तो एयर आपके यहाँ पे नेजोफेरिंक्स वाले एरिया से पास हो रही है। एयर जब आपके पास ये नेजोफेरिंक्स वाले एरिया से आपके यहाँ पे पास होगी, वो आपको पिक्चर में भी आगे दिखेगा। सो याद रखना, upper respiratory system is going to include nose, nasal cavity, pharynx and associated structures. Lower respiratory system is going to include larynx. larynx बेटा होता है आपका वॉइस बॉक्स, याद रखिएगा ये। larynx आपका होता है वॉइस बॉक्स जिससे आपकी आवाज निकलती है। क्या larynx जैसा स्ट्रक्चर मुझे बर्ड्स में देखने के लिए मिलेगा? Yes, sir. बर्ड्स में मिलेगा, नहीं मिलेगा? Yes, sir. कभी बर्ड्स को आवाज Yes, निकालते हुए sir. देखा है, नहीं देखा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल लिखा है यार। तो larynx जैसा स्ट्रक्चर आपको बर्ड्स में मिलता है और उसका नाम याद रखना, दैट इज नोन एज माय syrinx। याद रखना, syrinx जो आपका टर्म होता है, इट इज अ वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स। इट्स अ वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स। ये कोई ऐसे जनरल इन्फो वाला कंटेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। इट्स अ वॉइस बॉक्स इन योर बर्ड्स, ठीक है। एंड बर्ड्स में तो काफी अच्छा डेवलप होता है ह्यूमंस की तरह ही, सो दैट दे कैन क्रिएट डिफरेंट साउंड्स। सो लैरिंक्स मिलेगा आपको। देन यू विल हैव अ ट्राइकिया, ब्रोंका एंड द लंग्स। ट्राइकिया, ब्रोंका एंड द लंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ माय लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपको सर्दी होती है, जिसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ कोल्ड एंड कफ, और आई वुड से एज अ कॉमन कोल्ड, तो आपका कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? क्या आपका लंग्स अफेक्ट होते हैं, आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है? Upper respiratory system. Upper respiratory system. Respiratory system. हाँ जी, जब आपका कॉमन कोल्ड आपका हो, यहाँ पे होता है कॉमन कोल्ड, जो आपको होता है, so it is basically going to affect the upper respiratory system, going to affect the upper respiratory system, right? तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको अपर में भी आपका बेसिकली नेजल पैसेज तक ही आपका कंसर्न रहता है। आपको दिखेगा कि आपका म्यूकस वहां पे बन रहा है, फेरिंग्स तक आपको शायद म्यूकस दिख जाएगा। सो वहां तक ही चीजें रहती है, आपका लंग्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रहे। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, which of these disease are a part of my are going to be seen in the upper respiratory system, or which of these diseases are being seen in the upper respiratory part? तो याद रखना, कॉमन कोल्ड जो आपका रहेगा, इट विल बी सीन इन द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ओनली। ये आपका लंग्स तक आपका जाएंगे, आपका ब्रोंकाई लंग्स तक आपका नहीं जा रहा, राइट। तो इट इज समथिंग वो सीवियर कभी भी नहीं होता। अगर आप देखोगे तो आपका कॉमन कोल्ड कभी भी सीवियर नहीं होता, 3-4 दिन तक रहेगा, 5वें दिन से सब ठीक हो जाएगा,
राइट। उसी तरीके से अगर आप देखते हो कोई दूसरी, अगर मैं एक बीमारी का नाम लूं, जैसे आपका हो गया, आपने एक सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस, एक ट्यूबरक्लोसिस का नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी। So you have tuberculosis, right? Then you have, सर वॉइस कट रही है मेरी। अच्छा, क्या मेरी वॉइस अभी आपको सुनाई दे रही है सबको सही से? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, अल्पना एक काम करना, एयरप्लेन मोड पे जाके वापस आ जाओ, राइट। पॉसिबली ये चीज आपकी फिक्स कर दी जाएगी, अपने आप फिक्स हो जाएगी। यू कैन हैव ट्यूबरक्लोसिस। फिर आपने एक और कंडीशन सुनी होगी, निमोनिया करके। निमोनिया भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। Yes, sir. अब ये जो कंडीशंस है ना, ये आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। ये जो कंडीशंस है आपकी ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया, दे आर गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स। अब अगर ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है ना, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सही में देखा था, इट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये टाइम पे आपको मेडिकल अटेंशन देना काफी जरूरी होता है। इवन कोविड के साथ सीन ये था कि कोविड आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बैठा नहीं रहता था, वो आपके लंग्स तक पहुंचता था, और लंग्स में आपका यहाँ पे इश्यूज क्रिएट करता था वहां पे वो, राइट। एंड कोविड की वजह से यूज्ड टू गेट निमोनिया लेटर ऑन। सो लंग्स पे जब आपका इफेक्ट हो रहा है ना, वो आपका बन जाता है मैटर ऑफ कंसर्न, और उसको आपको डील करना बिल्कुल जरूरी है। बिकॉज अगर आपके लंग्स पे अगर ज्यादा डैमेज हो जाता है, देन इट इज फेटल। इट इज वेरी 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 फेटल इन टर्म्स ऑफ द लंग्स। तो याद रखना कि कुछ कंडीशंस होती है जो लंग्स को अफेक्ट करती है, और जितनी भी कंडीशंस आपकी होती है जो लंग्स को अफेक्ट करती है, वो ऐसी कंडीशन है जहां पर आपको मेडिकल अटेंशन की बिल्कुल जरूरत पड़ती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर हो रहा है कुछ, देन इट इज ठीक है, इट इज समथिंग वॉकेबल। ये ऐसा कुछ है जो एक टाइम के बाद अपने आप ठीक हो ही जाता है, राइट, लाइक योर कॉमन कोल्ड। तो ये याद रखना, अपर एंड लोअर में अंदर क्या आएगा वो आपको याद रखना है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि कौन सी डिजीज आपको कहाँ मिलेगी, वो तो आप टाइम के साथ साथ आप देखोगे ही, बट फिलहाल जो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वो भी आप याद रख लेना। ये कॉमन कोल्ड अपर में मिल रहा है, समथिंग लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया इज समथिंग विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ पे डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर। एक होता है आपका यहाँ पे कंडक्टिंग जोन। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक योर कंडक्टिंग जोन। मैं पहले आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कंडक्टिंग जोन है इसका काम क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे यहाँ पे नोज से लेके लंग्स तक, जब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, देखो जब मैं कहता हूँ एलिमेंट्री कैनाल, आप जानते हो माउथ से लेके एनस तक। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको याद रखना इट विल, वी आर डीलिंग विद राइट नाउ अपैरेंटली फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। अब इसके अंदर अगर आपको कोई पूछे कि यार कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है या कंडक्टिंग जोन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कंडक्टिंग जोन वो होता है जिसके थ्रू आप बाहर की एयर को अंदर तक पहुंचा रहे हो और अंदर के CO2 को आप बाहर तक लेके जा रहे हो, राइट। तो ये जो आपकी जो ट्यूब्स होंगे यहाँ पे, या ये जो यहाँ पे आपको जो कनेक्शन मिलेंगे, दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय कंडक्टिंग जोन। सो कंडक्टिंग जोन कंसिस्ट ऑफ series of interconnecting cavities and tubes both outside and within the lungs, right। क्या रखना, conducting zone consists of series of interconnecting cavities, right, and tubes both outside and within the lungs। so basically मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, राइट, अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, तो आपका नोज देखो, यू हैव अ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, इवन ब्रोंका है, दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कंडक्टिंग जोन। इनका काम कुछ और नहीं है, इनका काम सिर्फ एक ही है कि एयर को बाहर से अंदर तक पहुंचाना और अंदर के CO2 को बाहर तक पहुंचाना। इनका बस ये काम है, ट्रांसपोर्टेशन का इनका काम है, और कुछ इनका काम नहीं है। So that is known as my conducting zone. So let's see over here. This includes nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles. अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, ये लोग का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को बाहर निकालने में उसकी ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज आपका नहीं होगा, यहाँ पे आप एक्सचेंज नहीं करें। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि इस एरिया के अंदर आप कोई गैस को एक्सचेंज कर रहे हो, यहाँ पे बस इसे आप यूज करें एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ये होता है मेरा यहाँ पे कंडक्टिंग जोन। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर कंडक्टिंग जोन। क्या रखना, नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जितने भी आपको पाइपलाइन यहाँ पे मिल जाएंगी, दे आर ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कंडक्टिंग जोन। ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes. अब इसका क्या होगा, द नेक्स्ट जोन इज गोइंग टू बी योर रेस्पिरेटरी जोन।
आपका अगला जोन है यहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन। तो याद रखना यहाँ पे हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस एरिया में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस एरिया में आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स एंड टिश्यूज विद इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर। ये वो एरिया होता है जहां पे आप गैस को एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब आप O2 को दे सकते हो और CO2 को आप ले सकते हो। तो ये इस एरिया के अंदर आपको मिलेगा। इसमें आपका इंक्लूड होगा आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। हाँ बेटा कर देता हूँ मैं, करेक्ट जोन रिपीट करता हूँ। पहले याद रखना, पहले ये देख लो आप, रेस्पिरेटरी जोन में वो एरिया आपका यहाँ पे आता है जिसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपके यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट होंगे, एल्वियोलर सैक होगा, एल्वियोलाई होगा, ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे। और यहाँ पे आपको काफी लाइकली है दैट ओवर हियर यू विल गेट टू सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज नोन एज माय रेस्पिरेटरी जोन। याद रखना क्वेश्चन अगर कभी आए कि कौन से पार्ट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिल जाए, देन यू हैव टू नो दिस एग्जांपल्स, राइट। यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कंडक्टिंग जोन का काम ये होता है सिल्की, एंड टू ऑल ऑफ यू इसका काम होता है कंडक्ट करना एयर को बाहर से लेकर अंदर तक, और अंदर का जो CO2 से बाहर तक पहुंचाने के लिए जो जो आपको चैनल यहाँ पे मिलता है, जो रोड यहाँ पे आपको मिल जाए, उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे कंडक्टिंग जोन। वो आपका होता है नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये आपके होते हैं कंडक्टिंग जोन के एरियाज। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको ब्रोंकाई निकाल के दूं और आपको बोलो कि यार यहाँ पे O2 यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके अंदर CO2 आएगा, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर। आपको ब्रोंकाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको नहीं मिलेंगे, बट वही चीज मुझे एल्वियोलाई में देखने के लिए मिल जाती है, राइट। वही चीज मुझे एल्वियोलर सैक के अंदर देखने के लिए मुझे मिल सकती है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो दो जोन में आप इसे डिवाइड करते हो, रेस्पिरेटरी एंड योर कंडक्टिंग जोन में आप इसे डिवाइड करते हो। तो क्या दोनों जोन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर द टू जोन्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जबरदस्ती यस नहीं बोला है, नहीं समझ आ रहा तो बोल दो कि समझ नहीं आ रहा सर, वापस समझाओ, हम नहीं जानते, बोल जा रहा हूँ। सो आई विल डू दैट थिंग अगेन, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। आफ्टर दिस, अब ये तो हम देख चुके कि यार काम क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे लिखा हुआ है जो आप जानते हो, सो दैट इज समथिंग यू नो, राइट। हेल्प्स रेगुलेट द बॉडी पीएच, ब्लड पीएच को रेगुलेट करने में आपके यहाँ पे हेल्प करेगा। कंटेन्स रिसेप्टर फॉर सेंस ऑफ स्मेल, बिल्कुल आप सेंस ऑफ स्मेल जो आपके आती हो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके यहाँ पे आ रही है। साउंड प्रोडक्शन आपके यहाँ पे हो रहा है, राइट। और एक चीज उन्होंने ऐड की यहाँ पे कि एक्सक्रीट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड द हीट। अब ये क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सी, जब आप एक्सेल कर रहे होते हो, जब आप एक्सेल कर रहे होते हो, जब आप CO2 को बाहर निकाल रहे होते हो, तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी आपके नाक से बाहर निकल जाता है। जब आप सांस छोड़ रहे होते हो, जब आप एक्सेल कर रहे होते हो, तब थोड़ा अमाउंट में मॉइस्चर आपके बॉडी से निकल जाएगा, और मॉइस्चर में होता है आपका पानी। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सक्रीट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड द हीट। ये आपकी बॉडी रिलीज करती है व्हेन यू ब्रीथ आउट, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं लिखी इन लोगों ने। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ व्हाट आई विल डू ना, बिफोर स्टार्टिंग विद द पिक्चर, मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जर्नी यहाँ पे चालू होती है नोज से, तो यहाँ पे थोड़ा पहले ध्यान दो, इस पिक्चर को थोड़ा सा आप ध्यान दो। यहाँ पे आपकी जर्नी चालू होती है नोज से, नोज के बाद आपका आएगा यहाँ पे आएगा आपका फेरिंग्स, देन यू विल हैव अ लैरिंग्स, और लैरिंग्स आपका होता है वॉइस बॉक्स। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये आपका रहेगा वॉइस बॉक्स। और उसके बाद नीचे आपका आता है ट्राइकिया। अब ट्राइकिया से मैं जो आपको बताऊंगा उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके तरफ आप थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। सो समझो ये है मेरा यहाँ पे ट्राइकिया, दिस इज माय ट्राइकिया ओवर है, ये मेरा ट्राइकिया है, दिस इज गोइंग टू बी योर ट्राइकिया। अब ट्राइकिया क्या करता है ना, जैसे वो आपका आया यहाँ पे आने के बाद वो आपका होगा यहाँ पे ब्रांच आउट। ट्राइकिया आपका यहाँ पे होगा ब्रांच आउट, और वो ब्रांच आउट करके क्या करेगा, वो जाएगा लंग्स के अंदर। तो ट्राइकिया यहाँ पे ब्रांच आउट करेगा, राइट। तो आपका ट्राइकिया यहाँ पे ब्रांच बनाएगा, और ये ब्रांच आपकी जाएगी लंग्स के अंदर। एक साइड पे होगा आपका राइट लंग, एक साइड पे होगा आपका लेफ्ट लंग, राइट। सो एक लंग के अंदर यहाँ पे लेट्स से वी फोकस ऑन द लेफ्ट लंग ओवर हियर। तो ये समझो आपका यहाँ पे लेफ्ट लंग है, इसके अंदर मेरा ट्राइकिया एंटर करता है, राइट। तो ये ब्रांच इसके बने दो, और एक राइट में जाएगा एक लेफ्ट में जाएगा।
तो ये जो ब्रांच मेरा यहाँ पे बना, इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरा एज अ प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो मेरा जो प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पे है वो लंग्स के अंदर एंटर कर चुका है। याद रखना, जो मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पे 1 के ऊपर डिग्री वाला साइन होता है तो उसे प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई यहाँ पे लंग्स के अंदर एंटर कर चुका है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब आपका ये अंदर आ गया है यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई। अब इसके अंदर आपको और ब्रांचेस मिलेंगे, ये फर्दर डिवाइड करेगा, समझिए मेरा यहाँ पे फर्दर यहाँ पे डिवाइड करता है। तो मेरा प्राइमरी ब्रोंकाई अंदर गया और वो डिवाइड करेगा इनटू मोर ब्रांचेस एंड दैट ब्रांच ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो आपको यहाँ पे अब सेकेंडरी ब्रोंकाई आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई आपको और फर्दर डिवाइड करेगा और जितना ये डिवीजन होगा ना ये और स्मॉल होता जाएगा। याद रखना, दिस विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो मेरा सेकेंडरी ब्रोंकाई विल डिवाइड मोर ओवर हियर, ये थोड़ा और डिवाइड करेगा, थोड़ा और स्मॉल होगा यहाँ पे, एंड इट विल फॉर्म योर टर्शियरी ब्रोंकाई, इट विल फॉर्म योर टर्शियरी ब्रोंकाई। तो पहले तो आपको इतना रखना है कि आपका पहले ट्राइकिया था, वो अंदर वो आपका आया नीचे तक, फिर उसके 2 ब्रांचेस निकले और दोनों ब्रांचेस लंग्स के अंदर चले गए। जो ब्रांच अंदर गया उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर वो ब्रांच बनाएगा आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, वो और डिवाइड करेगा, जैसे ट्री के अंदर ब्रांचेस बनते हैं वैसे ही वो ब्रांचेस वहां पे बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड देन इट विल मेक द टर्शियरी ब्रोंकाई। ओके, अब टर्शियरी ब्रोंकाई क्या करेंगे, ये आपके और अंदर जाएंगे, ये आपके और अंदर जाएंगे, एंड दे विल आल्सो फॉर्म सम ब्रांचेस ओवर हियर, वो भी कुछ बनाएंगे आपके। सो दे विल आल्सो फॉर्म समथिंग, एंड जो लोग यहाँ पे वो बनाने वाले हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ टर्मिनल। ये सीक्वेंस याद रखना होता है इसलिए मैं आपको स्लोली बता रहा हूं। देन दे विल फॉर्म द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इन्होंने अब बनाना है मेरा, देखो अब ब्रोंकाई नहीं आ रहा टर्म, अब टर्म आपका यहाँ पे चेंज हो गया है। अब टर्म आपका यहाँ पे जो हो गया वो हो गया आपका ब्रोंक्यूल्स, राइट। अब दोनों में मेन फर्क क्या होता है यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू ओवर हियर। कभी अगर तुम ट्राइकिया को ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके ऊपर लगे होते हैं कार्टिलेजियस रिंग, उसके ऊपर ऐसे शी शेप के कार्टिलेजियस रिंग आपके लगे होंगे। सो विल हैव अ कार्टिलेजिनियस रिंग ऑन ट्राइकिया। ये आपको देखने के लिए आपको काफी क्लियरली आपको मिल जाएंगे। अगर कभी आप अगर आप रैट को भी अगर आप ओपन करते हो, फॉरगेट ह्यूमन बीइंग, अगर रैट को भी अगर आप डिसेक्ट ओपन करते हो तो आपको वहां पे कार्टिलेजियस रिंग आपको दिख जाएंगे आपके ट्राइकिया के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जो कार्टिलेजियस रिंग होते हैं ये सी शेप के होते हैं, दे आर लाइक सी शेप, और ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये चीज का ध्यान रखना कि आपके ट्राइकिया कोलैप्स ना करें। They do not allow the trachea to collapse. So they do not allow trachea to collapse. So they avoid the collapse of the trachea. Avoid collapse of trachea. एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको कार्टिलेजियस रिंग आपको मिलेंगे ट्राइकिया के अंदर, सी शेप के वो होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, वो कार्टिलेज से बने हुए ही है, राइट। और इनका क्या काम होता है कि यार आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका यहाँ पे उसको कोलैप्स ना होने दे, आपके ट्रैक यहाँ पे कोलैप्स ना होने दे वो लोग यहाँ पे, राइट। क्या आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. अब देखो होगा क्या, ये जो कार्टिलेजियस रिंग आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये आपको ब्रोंकाई में भी आपको दिखेंगे, यू विल गेट टू सी देम इन द ब्रोंकाई एज वेल। प्राइमरी ब्रोंकाई में भी आपको दिख जाएंगे, ये आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर भी आपको दिखेंगे, और ये आपको टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे बेटा, ये बड़ा जरूरी है। ये जो रिंग है ना आपके सी शेप की जो आपके यहाँ पे रिंग है, दे विल बी एबल टू सी, यू विल बी एबल टू सी देम इन अ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड इवन इन द टर्शियरी ब्रोंकाई। इन तीनों के अंदर आपको ये रिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट जैसे ही आप टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर आते हो तो उसमें आपको रिंग नहीं मिलेगी। जैसे ही आप टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर आप आते हो यहाँ पे, उसके अंदर आपको यहाँ पे रिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलती, ये याद रखना। तो इसलिए आप यहाँ पे टर्म भी चेंज करते हो, यू कॉल देम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। सो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर या जैसे आपको ब्रोंक्यूल्स टर्म दिख जाए ना कहीं पे, याद रखना यहाँ पे आपको रिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है, यहाँ पे आपको रिंग नहीं मिलने वाली। और आप यहाँ पे एक और बात सोचो,
यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। अब देखो ध्यान से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल अब होंगे, वो थोड़े और डिवाइड करेंगे, ये फर्दर आपके और डिवाइड करेंगे यहाँ पे, एंड दे विल फॉर्म समथिंग नोन एज योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये बनाएंगे आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे, इन्होंने अब कुछ नहीं करना, इन्होंने बनाना है एल्वियोलार डक्ट। इन्होंने अब बनाना है मेरा यहाँ पे एल्वियोलार डक्ट। ये बनाएंगे मेरा एल्वियोलार डक्ट, और एल्वियोलार डक्ट पे लगे होंगे मेरे एयर सैक्स या एल्वियोलार सैक्स। यहाँ पे लगेंगे मेरे एल्वियोलार सैक्स, एल्वियोलार सैक्स। अभी मैं एल्वियोलार सैक्स तक ही जाऊंगा, इसके अंदर आपको कई सारे एल्वियोलाई मिल जाएंगे, उसको हम बाद में देखते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं आप लोग को, आप एक चीज यहाँ पे समझो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आपको कुछ नहीं मिल रहा, यू डोंट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ रिंग, वहां पे आपको कोई भी सी रिंग वहां पे आपको दिख नहीं रही। एल्वियोलाई में तो ऑब्वियसली नहीं होती। एल्वियोलाई तो कैसा होता है मालूम है, इट्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा होता है वो। एल्वियोलार सैक जो आपका होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर, आपका दिखेगा कुछ ऐसा। जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड जस्ट, एल्वियोलार सैक का पिक्चर कहाँ गया? Okay, I'll add that picture later on. So it is going to appear like a group of grapes. ये group of grape की तरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, या आई वुड से कि ये वाला पार्ट तो आप बाद में देख सकते हो कि इसमें यार होगा कि इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे होगा। अब ये चीज को आप ध्यान से समझो यहाँ पे कि टर्मिनल ब्रोंका और रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल के अंदर आपका सी वाला रिंग आपके यहाँ पे नहीं होता। नाउ थिंक एंड टेल मी, सोचो ध्यान से, अगर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप समझो वापस से फॉरेस्ट में घूमने के लिए आप चले गए और आपके सामने आ गया बेर। अब जैसे ही आपके सामने बेर आएगा, सो व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी रिलीज करेगी समथिंग नोन एज माय एड्रेनलिन। आपकी बॉडी एक आपका हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है आपके यहाँ पे एड्रेनलिन। अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट भी अगर आप कर रहे होते हो ना, तब भी आपकी बॉडी रिलीज करता है। आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, बंजिंग जंपिंग कर रहे हो, तब भी आपका एड्रेनलिन आपका रिलीज होगा। तो बेर को देख के क्या होगा, आपकी बॉडी एड्रेनलिन यहाँ पे रिलीज करेगी, और ये जाके क्या करेगा, इट विल गो एंड कैरी आउट द डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। या आपके जो ब्रोंक्यूल्स होंगे उनको जाके करेगा यहाँ पे डायलेट। सो इस चीज को यहाँ पे समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है। सी व्हाट इज हैपनिंग ना, नेचर ने आपको क्यों नहीं दिए यहाँ पे रिंग, क्यों नहीं दिए, वो आप यहाँ पे समझो। जैसी आपकी ऐसी कोई कंडीशन आई जहां पे आपको या फिर भागना है या फिर लड़ना है, वहां पे ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन। ये चीज आप याद रखना, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको चाहिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर। तो होता क्या है यहाँ पे, व्हेन आई से डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे क्या होगा कि समझो आपका यहाँ पे मैं ब्रोंक्यूल आपका बनाता हूँ, समझो ये आपका ब्रोंक्यूल है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, दिस इज माई ब्रोंक्यूल इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन अ नॉर्मल कंडीशन। जैसे ही आपके सामने भालू आता है, यहाँ पे चीजें हो जाएंगी अलग, इसका जो डायमीटर होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, और ये हुआ, दिस इज कॉल्ड एज माय डायलेशन ऑफ योर ब्रोंक्यूल्स, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स अगर मैंने यहाँ पे होगा, अब आप ही मुझे बताओ कि ज्यादा ऑक्सीजन किसके अंदर आएगी, ये ऊपर जो मेरा ए वाला है उसके अंदर, या नीचे जो मेरा बी वाला है उसके अंदर, किसके अंदर ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन आएगी? बी। हमेशा इट इज गोइंग टू बी बी, राइट। बी के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत तेजी से फटाफट आप भेज सकते हो लंग्स की तरफ, क्योंकि आपने अपना रोड बढ़ा दिया ना, आपका जो रोड का जो विड्थ था वो आपने बढ़ा दिया, तो अब ज्यादा गाड़ियां वहां से जा सकती है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, आपने यहाँ पे उसे डायलेट कर दिया ब्रोंक्यूल्स को, सो मोर ऑक्सीजन कैन रीच टुवर्ड्स द लंग्स, क्योंकि अभी हमें चाहिए ऑक्सीजन ताकि हम फटाफट एनर्जी बना सके और वहां से भाग सके। तो ये टाइम पे याद रखना क्या होगा, आपके जो ब्रोंक्यूल्स आप होंगे आपके डायलेट हो जाएंगे, और इसलिए नेचर ने आपको यहाँ पे टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको वो सी वाली रिंग नहीं दी, ताकि आप इसे आराम से डायलेट कर सको, आप इसे आराम से डायलेट कर सको और ज्यादा ऑक्सीजन को आप वहां पे ले सको। और अगर आप वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन को अगर आप वहां पे ले पा रहे हो, राइट, सो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज होगा, यू विल बी एबल टू यूज दैट ऑक्सीजन। आप उस ऑक्सीजन को यूज करके आप एटीपी बना सकते हो,
और आप वहां से भाग सकते हो। एंड इमेजिन करो ये सब कितना जल्दी होता होगा, विद इन अ सेकेंड यू आर रेडी टू गो। इवन अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि यार मैं नहीं भाग रहा, मैंने आज लंच नहीं किया था, होमवर्क ज्यादा मिला था स्कूल में, मैं तो भाग नहीं रहा, ऐसा कभी आप कुछ बोलोगे नहीं। आपने वहां से दौड़ना है, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, और ये चीज आपकी बॉडी में अपने आप चालू हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब एक और चीज आप यहाँ पे समझो, एक और चीज आप यहाँ पे समझो कि ये, अच्छा पहले बताओ यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? क्या बेर वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. राइट? Yes, ये sir. क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है देन डिजीज तो आपको लाइक बहुत आसानी से आपको समझ आएगी। मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, आई जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग एंड देन विल रैप अप। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपकी नॉर्मल कंडीशन, तो रिपीट करना। रिपीट कर दें, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। सी, याद रखना पहली चीज कि आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं यहाँ पे, राइट, आपके जब ट्राइकिया जब आपका अंदर जाता है, इट विल ब्रेक इनटू अ प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट, वो अंदर जाएगा लंग्स के अंदर, राइट, then it will break into a secondary bronchi and then it will break into a tertiary bronchi. ब्रोंकाई अगर आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी मैमल के, तो उसमें आपको रिंग मिल जाएगी, और रिंग का काम होता है टू अवॉइड द कोलैप्स ऑफ द ट्राइकिया। इसका काम होता है ध्यान रखना कि आपका ट्राइकिया कोलैप्स ना हो, या आपका जो ये आपका इतना जो पाथवे आपका ब्रोंकाई तक आपका कोलैप्स ना हो, इसलिए आपको वहां पे रिंग मिलती है, आपको इसलिए वहां पे कार्टिलेजियस रिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब टर्शियरी ब्रोंकाई मेरा बनाता है टर्मिनल ब्रोंकाई, एंड टर्मिनल ब्रोंकाई मेरा बनाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, सॉरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब जब मैं ब्रोंक्यूल्स की बात करता हूं यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे मुझे कार्टिलेजियस रिंग नहीं मिल रही, यहाँ पे मुझे जो सी शेप वाली रिंग थी वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। तो आप सोचोगे कि यार अगर रिंग नहीं मिल रही तो यार सपोर्ट तो यहाँ पे होगा नहीं। हाँ, सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका एडवांटेज है। एडवांटेज ये कि आप इस एरिया को काफी इजीली आप डायलेट कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर भालू आपके सामने आता है, या फिर आपने भागना है या फिर उससे लड़ना है, दोनों के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, दोनों के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, ताकि उस ऑक्सीजन को यूज करके आपकी बॉडी बना सके एटीपी, और उस एटीपी को यूज करके आप वहां से लड़ो या वहां से भागो। और दोनों ही करने के लिए आपको बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, आपकी बॉडी रिलीज करेगी आपका एड्रेनलिन, और ये जाके क्या करेगा, आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको करेगा डायलेट। अगर मैं उन्हें डायलेट कर रहा हूं, देन यहां से मेरा ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में नीचे तक पहुंच पाएगा। सो मेरा ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यहाँ पे आके आपका नीचे तक लंग्स तक आपका पहुंच पाएगा। यहाँ पे कम आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे कम आएगा, राइट। तो इसलिए ये करना जरूरी होता है, और क्योंकि आपको ये करना है इसलिए नेचर ने आपको यहाँ पे सीरिंग आपको यहाँ पे नहीं दी हुई, बिकॉज दैट इज समथिंग यू हैव टू डू, और ओकेजनली आपको करना ही पड़ता है, राइट, सो दैट यू कैन टेक इन मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर, और अपना वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सको। तो क्या ये समझ आ गया आपको? नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। जिसके बाद आगे वाला जो पार्ट है मैं आपको बाद में बता दूंगा कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है, वो हम हमें बताएंगे। सो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू। इतना पाथवे याद रखो कि आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल का आपका होगा एल्वियोलर डक्ट, देन आपका होगा एल्वियोलर सैक, यहाँ पे उसमें मिलता है आपको कई सारे एल्वियोला लगे हुए हैं यहाँ पे, यू विल गेट टू सी, जैसे ग्रेप्स जैसे कई सारे एल्वियोला इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये वाले पार्ट को हम आगे से देखेंगे, आगे वाले उसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अच्छा, बिफोर यू रैप अप जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। अच्छा, इसको लेके अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। यहाँ तक के अंदर अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको है या अगर कोई क्वेरी है इसको लेके, देन प्लीज गो अहेड एंड या यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस ओवर हियर। नथिंग अपैरेंटली।